गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से यूजफुल यूट्यूब चैनल पे। अगर 5,000 रुपये बचाने हैं तो आप हमारे चैनल पे आइए, सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट पर जाइए और डेली अपडेटेड वीडियोस को देखते रहिए और सामान्य प्रबंधन में 25 में 22+ पाइए। और ये दावा है कि अगर मेरी वीडियोस को लगातार 2-2.5 महीने तक देखते जाएंगे तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हर डे मतलब प्रत्येक दिन आपको 15 से 20 मिनट देने की ज़रूरत पड़ेगी और उसको हाँ लेकिन लिखना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा मेरे साथ। और अभी मैं फैक्ट इकट्ठे कर रही हूँ, देन उसके बाद प्रीवियस ईयर पे जंप करेंगे, देन अलग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाए जाएंगे। और न केवल सामान्य प्रबंधन, पटवारी के लिए मैं कुछ हिंदी के कुछ विशेष शब्दावलियाँ लेके आऊँगी और हो सकेगा तो एमपी के लिए और जेल पुलिस के लिए साइंस की सीरीज़ लेके आऊँगी। बट ज़रूरत है तो आप सभी को इस चीज़ की कि प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अलग अलग जो भी वीडियोज़ आएँ उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। 60 क्वेश्चन तक हो गया था, आज हम 61वें नंबर से करते हैं स्टार्ट। बाजार के लिए नीतियां बनाना, बाजार का मूल्यांकन करना, नए उत्पादों पर नज़र रखना क्या संदर्भित करता है? तो विपणन, पर्यावरण। अब जिसने मेरी पर्यावरण का अभी जो मैंने ऐसे बताया था तो उसमें जिसने भी देखा होगा ऐसे, तो पर्यावरण का मैंने मतलब ये बताया था कि पर्यावरण ना केवल प्रदूषण से संबंधित है, ना केवल प्रकृति से संबंधित है, ना केवल पशु पक्षियों से संबंधित है, ना केवल जैव विविधता से संबंधित है। पर्यावरण का मतलब होता है कि हम जहाँ पर हैं, हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू से, यानी कि हम समाज में कैसे रह रहे हैं, वहाँ के नियम क्या हैं, समाज में आर्थिक असमानता है तो अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, तो हमारे आसपास का जो आवरण है हमें जिस तरीके से घेरे हुए वो है पर्यावरण। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि बाजार के लिए नीतियाँ बनाना। विपणन यानी क्या होता है कि जो मार्केटिंग, हम जो व्यापार करते हैं यानी बाजार में ही तो मार्केटिंग करेंगे ना, बाजार करेंगे, व्यापार करेंगे, तो बाजार के लिए नीतियाँ बनाना। बाजार का मूल्यांकन करना कि बाजार अच्छे से चल रहा है कि नहीं, कहाँ पे कौन सी वस्तुएं ज़्यादा सस्ती हैं, महंगी हैं वगैरह। और नए उत्पादों पर नज़र रखना क्या संदर्भित करता है? तो विपणन, पर्यावरण यानी कि व्यापारिक पर्यावरण। ठीक है। मानव संसाधन की आंतरिक चुनौतियां कौन सी हैं? संसाधन प्रबंधन, मानव प्रबंधन की आंतरिक चुनौतियां कौन सी हैं? श्रम संघ, पेशेवर संस्थाएं और संगठन की संस्कृति। तो मानव प्रबंधन की कुछ चुनौतियां होती हैं आंतरिक तरीके से, वो कौन कौन सी हैं कि श्रम संघ यानी जितने भी श्रम होते हैं उनके संगठन बनाने में जो संघ होते हैं, मतलब कि जो संघ यानी यूनियन। पेशेवर संस्थाएं और संगठन की संस्कृति क्या है? तो ये सारी चुनौतियां हैं। बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य क्या है? बिक्री प्रबंधन का सामान्य यानी कि जो हम सामान को सेल करते हैं उनके लिए जो मैनेजमेंट होता है उनका उद्देश्य क्या होता है? तो वितरण के उपयुक्त चैनल का चयन करना। वितरण के उपर्युक्त नहीं होगा यहाँ पे, उपयुक्त चैनल का चयन करना कि हमें भैया बिक्री करनी है बुक्स की बिक्री करनी है, लेकिन हम लोग चैनल कोई और, वहाँ पे हम चैनल का मतलब गलत तरीके से चूज कर रहे हैं, वो चैनल बुक्स के लिए अवेलेबल नहीं है, वो मतलब विलासितापूर्ण चीज़ों के लिए है, कूलर फ्रिज टीवी के लिए। तो मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य क्या है? वितरण के उपयुक्त चैनल का चयन करना। फॉर्म में भरी गई ग्राहकों की प्रतिक्रिया, जो फॉर्म आता है उसमें भरी गई ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना है? तो बाहरी सूचना। मानव प्रबंधन की बाहरी चुनौतियाँ, अभी हमने आंतरिक चुनौतियाँ पढ़ी कि आंतरिक चुनौतियाँ क्या क्या हैं? श्रम संघ, पेशेवर संस्थाएं, संगठन की संस्कृति। अब बाह्य चुनौतियाँ क्या क्या हैं? आर्थिक है, वैधानिक है, प्रौद्योगिकी और राजनीतिक। बिल्कुल है। मानव प्रबंधन यानी कि जो हम मैनेजमेंट करता है इंसान, तो उसमें बाहर राजनीतिक स्तर पर दबाव आता है, प्रौद्योगिकी के टेक्नोलॉजी का दबाव आता है कि हर तरीके से हम इतने उन्नत नहीं हुए हैं टेक्नोलॉजी के को लेकर, उसका दबाव रहता है। वैधानिक यानी कानूनी दबाव रहता है कि ये क्या सही है क्या गलत है, सब देख के मानव का प्रबंधन करना पड़ता है। और आर्थिक दबाव तो रहता ही रहता है। ठीक है। तो ये सारी चुनौतियाँ हैं। विशिष्टीकरण एवं कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है। यह क्या दर्शाता है? विशिष्टीकरण एवं कुशलता। विशिष्टीकरण की कोई विशिष्ट चीज़, यानी कि कोई भी कार्य करो तो उसमें एक विशिष्टता लाओ, बहुत अलग तरीके से यूनिक चीज़ से करो। एवं कुशलता यानी स्किल्ड होना संगठन के ढांचा निर्धारित कर रही है। क्या दर्शाता है? तो मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं। तो यह दर्शाता है कि मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं। ठीक है।
रोजना मचे एवं अन्य सहायक पुस्तकों से खाता बही में प्रविष्टियां करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो खतौनी कहलाती है। खतौनी गांव में होती है, जो गांव के नक्शे वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। तो रोजना मचे एवं अन्य सहायक पुस्तकों से खाते बही में प्रविष्टियां करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो खतौनी कहलाती है। ठीक है। किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को क्या मोटिवेशन होता है? तो जैसे कि हमने कल पढ़ा था इसी सीरीज में कि मोटिवेशन के 2 उद्देश्य होते हैं, एक मौद्रिक एवं एक अमौद्रिक। तो ये जो पुरस्कार हो गया, प्रशंसा हो गया, ये सब मौद्रिक के अंदर ही आता है कि हम जो बोनस देते हैं कि जिस कर्मचारी का जितना अच्छा कार्य होगा उसको बोनस उतना ज़्यादा मिलेगा, तो ये मौद्रिक अभिप्रेरणा है। ठीक है। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? समता पर व्यापार। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना समता पर व्यापार कहलाता है। किसने कहा कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है? तो टेलर ने क्या कहा कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है। वित्त प्रशासन के अभिकरण हैं विधायिका, कार्यपालिका, वित्त विभाग, लेखा परीक्षण विभाग और संसदीय समितियां। वित्त प्रशासन के अभिकरण कौन कौन से हैं? तो विधायिका है वित्त प्रशासन में, कार्यपालिका है यानी कि विधायिका नियम बनाएगा वित्त प्रशासन के अंतर्गत कि वित्त का कहाँ पे कैसे खर्च होना है, कहाँ पे क्या होना है। कार्यपालिका नियमों को लागू करवाएगा। वित्त विभाग होगा एक। लेखा परीक्षण की हर चीज़ का वित्त में परीक्षण होगा कि सब सही से चल रहा है कि नहीं, जैसे कैग होता है भारत में सरकार में। विभाग एवं संसदीय समितियाँ, तो ये सभी अभिकरण है किसके? वित्त प्रशासन के। पोस्ट कार्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लूथर गुलिक ने। पोस्ट कार्व कहाँ, ये मैं कहने वाली थी कि पूर्ण रूप याद करना पड़ेगा। पोस्ट कार्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? लूथर गुलिक ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। पोस्ट कार्व का पूर्ण रूप क्या है? तो पोस्ट पी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग यानी कर्मचारी, डायरेक्टिंग निर्देश देना, कोऑर्डिनेटर समन्वय, रिपोर्टिंग एवं बजटिंग। तो जब हम किसी भी चीज़ का प्रशासन में हम प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो उसके लिए देखो पोस्ट कार्व एक सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने? लूथर गुलिक ने। तो सबसे पहले क्या होती है, कोई भी कार्य हमें करना है तो उसके लिए नियोजन बनाना पड़ेगा यानी प्लानिंग करनी पड़ेगी। उस नियोजन के लिए जितनी भी व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी उनका एक संगठन बनाना पड़ेगा। फिर एक कर्मचारी की जरूरत पड़ेगी, स्टाफिंग करनी पड़ेगी। फिर उनको निर्देश देना पड़ेगा, डायरेक्टिंग। फिर उनका समन्वय करना पड़ेगा कि नहीं भाई सब मिलजुल के रहो, अच्छे से कार्य करो, कोऑर्डिनेटर। फिर उनको रिपोर्ट, उनको कहना पड़ेगा कि आप समय समय पर रिपोर्ट देते रहें, तो रिपोर्टिंग। और बजटिंग, बजटिंग ये है कि किस कार्य के लिए कितना किस संगठन को देना है, ये पैसों के रूप में, वित्त के रूप में, तो ये बजटिंग हो गया। ठीक है। जब ऋण पूंजी अंश पूंजी बराबर हो तो क्या होता है? शून्य समता पर व्यापार कम होता है। जब ऋण पूंजी एवं अंश पूंजी बराबर हो तो शून्य समता पर व्यापार कम होता है। विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। विचारधारा का जो मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है, यह एक ऐसा प्रयोग है जिससे मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढालकर सम्मुख आते हैं। ये कथन किसका है? तो जॉर्ज हॉस्टन। अब इसमें आपको क्या समझा सकते हो? इसमें आपको यही है कि रटना है, भैया कथन है तो रटने ही पड़ेंगे। जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती और अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती हैं, विपणन मूल नीति का यह कौन सा प्रकार है? भेदभावहीन विपणन नीति। अब इसमें अंतर नहीं करती तो भेदभावहीन विपणन नीति ही होगा। प्रबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित है? अधिगम सिद्धांत और स्किनर का सिद्धांत। ये रटने जैसा ही है। अब इसमें क्या समझाओ? प्रबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित है? तो अधिगम का सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। किस स्तर के प्रबंधक प्रभागी उद्देश्यों के लिए चिंतित होते हैं? तो मध्य स्तर के जो प्रबंधक होते हैं प्रभागी उद्देश्यों के लिए चिंतित होते हैं। वे निर्माता जो सभी बाजारों में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते, वे कौन सी नीति का अनुसरण करते हैं? तो केंद्रीय विपणन नीति का। संगठन में प्राधिकरण के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं? लाइन, स्टाफ, प्रकार्यात्मक। बाजार को उप बाजारों में बांटना क्या कहलाता है? बाजार विभक्तिकरण। बिल्कुल सही। वित्तीय विवरण की कितनी विधियां हैं? तो 2 विधियां हैं, एक क्षैतिज अथवा समतल विश्लेषण और एक शीर्ष अथवा लंबवत। क्षैतिज यानी समतल
और शीर्ष यानी लंबवत। तो वित्तीय वितरण की ये दो विधियाँ हो गई। ठीक है। विज्ञापन रणनीति किस प्रबंधन का हिस्सा है? तो बिक्री प्रबंधन का। जो हम विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो वो इसीलिए दिखाया जाता है कि हमारे जो सेल्स का वो अच्छे से मैनेजमेंट हो सके, यानी कि हम अच्छे से किसी भी चीज़ को का विक्रय कर सकें, तो इसीलिए वह विज्ञापन होता है। ठीक है। मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य क्षेत्र कौन से हैं? मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य क्षेत्र यानी जो मानव संसाधन, जितने भी मानव ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनके मैनेजमेंट के लिए कितने कार्य क्षेत्र हैं? तो कर्मचारी का चयन, कर्मचारी पारिश्रमिक, कर्मचारी का चयन भैया करो कि पहले कौन सा कर्मचारी चाहिए, वह उपयुक्त है कि नहीं, स्किल्ड है कि नहीं, यानी कौशल उसके अंदर है कि नहीं, उसका कार्य के प्रति रुचि है कि नहीं, उसका पारिश्रमिक फिर उसके बाद उसके पारिश्रमिक कि इस कर्मचारी को कितना पारिश्रमिक देना उचित रहेगा, कर्मचारी के अंदर प्रेरणा मोटिवेशन है कि नहीं, स्वास्थ्य और कर्मचारियों की सुरक्षा होनी चाहिए, औद्योगिक संबंध, मानव संसाधन विकास मंत्री फंक्शंस, ये सारे कार्य हैं। लाभांश क्या है? वह धनराशि जो लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयर धारकों को नकद या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है, लाभांश कहलाता है। मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित होता है। इस मान्यता पर आधारित कौन सा मॉडल है? तो पेवलोवियन मॉडल। ठीक है, कि मनुष्य का जो व्यवहार है सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित होता है। इस मान्यता पर आधारित कौन सा मॉडल है? पेवलोवियन मॉडल। परिसंपत्ति बराबर देनदारियां प्लस पूंजी किसका लेखांकन समीकरण है? तो तुलना पत्र, तुलन नहीं होगा, तुलना पत्र यानी बैलेंस्ड शीट। बैलेंस्ड शीट का ऐसे ही पूछ सकते, बैलेंस शीट का समीकरण क्या है? तो ये 4 समीकरण दिए रहेंगे। एक होगा पर संपत्ति बराबर देनदारियां प्लस पूंजी, यानी कि जो देनदारी होती है और पूंजी उनको मिला के पर संपत्ति का निर्माण होता है। ये एक समीकरण है तुलना पत्र का या बैलेंस्ड शीट का। वे लेन देन जिनका लेखा अन्य किसी बही में नहीं होता, उनका लेखा कहाँ किया जाता है? तो मुख्य जनरल में। ऐसे लेन देन होते हैं जिनका कहीं पे भी विवरण नहीं होता है, तो उनका कहाँ पे विवरण लिखा जाता है? तो मुख्य जनरल में। यदि फर्नीचर 50,000 रुपये, स्टॉक 30,000 रुपये, नकद 20,000 रुपये, लेनदार 30,000 रुपये के हैं, तब स्वामी की पूंजी क्या होगी? तो 70,000 रुपये की। अब यहाँ पे ये कैसा है, क्या फॉर्मूला लगाया, आई डोंट नो, तो ये देख लेना एक बार डिटेल में। ठीक है, तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था और बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। ये आज तीसरी सीरीज है। सो थैंक यू सो मच। हमने अभी तक 90 क्वेश्चन 90 फैक्ट अलग अलग तरीके से पढ़े हैं। इनको आप लिख लेना और प्लीज़ रटते रहना। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।